यूपीएससी ने अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर बना दिया है। आप में से ज़्यादातर लोग पेपर देने के बाद परेशान हो गए हो। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ प्लान बी के बारे में, यूपीएससी के बाद क्या करने वाले हैं उसके बारे में। और हम लोग अलग अलग स्टेजेस लेने वाले हैं कि यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं उसके पहले क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या कर सकते हैं, और यूपीएससी की तैयारी के बाद क्या कर सकते हैं, और उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं ईमानदार रहने की कोशिश करूंगा। मैंने खुद यूपीएससी की तैयारी करी है, मेंस लिखा है, मैंने एमफिल करा है एजुकेशन प्लानिंग में, पीएचडी करा है जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में। साथ ही साथ मैं खुद भी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लेके नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये एग्जाम उतना वर्थ नहीं है और इतना ज़्यादा पैसा इससे नहीं लेना चाहिए। अब बातें करते हैं यूपीएससी और जो ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। इसको टफ बोलना थोड़ा सा खराब होगा, बहुत बार ये बायस मैं बोलना पसंद करता हूँ कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, आज का जो पैटर्न है, वो ज़्यादातर उन लोगों को वैल्यू करता है जो प्रिविलेज्ड हैं, जो 4-5 साल बिना सोचे हुए लगा सकते हैं। तो यूपीएससी एक एग्जाम है जो ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट करता है या उनके रिक्रूटमेंट के बारे में है। पहले यूपीएससी को जब आप देखते थे तो उसमें मोबिलिटी बहुत थी कि कोई हिंदी मीडियम से है, कोई अलग अलग मीडियम से, हर तरह के बच्चे आते रहते थे। लास्ट 6-7 साल से पैटर्न ऐसा हो गया है जहाँ पे कुछ तरह के बच्चों का आना बड़ा मुश्किल हो गया है, खासतौर पे हिंदी मीडियम का। जैसे ही सी सेट आता है, और सी सेट धीरे धीरे करके टफ किया जा रहा था ताकि कुछ तरह के बैकग्राउंड के बच्चे कभी आ ही ना पाए। मजदूर किसान जिनके ये बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था हिंदी मीडियम में यूपीएससी करना। एक तो सी सेट की वजह से, दूसरा आप एसए का पेपर देखेंगे और जिस तरह से वैल्यूएशन होता था मेंस की कॉपी में, सिमिलर एसए अगर कोई लोकल लैंग्वेज वाला लिखेगा और इंग्लिश इंग्लिश वाला लिखेगा, उसमें फ़ायदा है। मैं खुद इंग्लिश से लिखता हूँ, मुझे पता है कि कम क्वालिटी का वर्क भी ज़्यादा नंबर पाता है वहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना यूपीएससी का, ये काफ़ी हद तक बदल रहा है। उसके लिए रीज़न ये है कि ऊपर एक लॉजिक होता है हैबरमास का कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो बातें अपनी मनवा पाएं, और जो भी सरकार बोलती है, जो भी स्टेट बोलता है कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, उसको सीधे इंप्लीमेंट कर दो। उसमें इमोशनल नहीं होना। अगर कोई किसान का बेटा है तो किसान की तरह सोचेगा, मजदूर का बेटा है मजदूर की तरह सोचेगा, तो बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो वो जानबूझ के है कि सोशल साइंसेज वाले थोड़े कम आए, थोड़े हिंदी मीडियम वाले, लोकल लैंग्वेज वाले कम आए, और वो पैटर्न दिखता है। यही चीज़ें आप ब्रिटिश पीरियड में भी देख सकते हैं, किस तरह से वो लोग एज वाली बाउंड्री रखते थे कि केवल 19 साल वाले एग्जाम दे पाएंगे। तो 19 साल में इंडिया वाला कैसे दे पाएगा? ग्रीक भी पढ़ना है, ब्रिटेन का कल्चर पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। तो आज के तौर पे भी यही एग्जाम जो है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये प्रिविलेजेस जो हैं उनको वैल्यू करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है बोर्डियो का, कल्चरल कैपिटल का, कि बहुत बार हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जाता है जो उन लोगों को ज़्यादा प्रियोरिटी देता है जिनके पास प्रिविलेजेस हैं, जो 4-5 साल इस एग्जाम में लगा सकते हैं, जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। क्योंकि हर इंसान 4-5 साल, 7 साल नहीं लगा सकता एग्जाम में। और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि भाई हर बार अनप्रिडिक्टेबल हो जा रहा है, आपने सिलेबस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तब भी चांस है कि आपका प्री ना हो। अब इससे होता क्या है कि जो लोग अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं वो लोग ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे। वो लोग कौन है जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से ज़्यादा डील कर पाएंगे? जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप है, जिसका दिल्ली में घर है, जिसके पास जॉब की टेंशन नहीं है। हमें से कितने लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी 7 साल करें और उनको जॉब की टेंशन ना हो, फैमिली का देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखना है। तो वो भी एक आस्पेक्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अब ये तो बातें हो गई कि ये एग्जाम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप यूपीएससी प्लान कर रहे हैं और आप ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हैं, रेशनैलिटी के आधार पर काम करना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का बेस रेशनैलिटी है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेबर करके एक थिंकर है, उसने बताया कि ब्यूरोक्रेटी का सबसे जो खास बात होती है वो रेशनैलिटी होती है। वो रेशनैलिटी के आधार पे ऑपरेट करते हो। आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, तो आप कितने रेशनल हैं? अगर आप एक प्लान बनाते हैं कि आप एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उस सारी सिचुएशन को इवेलुएट करोगे ना। तो चलो इवेलुएट करते हैं कि कितने बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं, कितने लोग हैं जो फॉर्म डालते हैं। 10 लाख के आसपास, 7 लाख, 8 लाख के आसपास फॉर्म डालते हैं, जिनमें से 1,000 सिलेक्ट होते हैं। जो पास होने वालों का परसेंटेज है वो कितना है? फेल होना डिफॉल्ट मोड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 99% चांस है कि आप फेल करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि बाहर 99% चांस है कि बारिश होगी, तो आप छाता लेके निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो ये लॉजिक है कि आपके पास प्लान बी क्यों होना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में फेल्योर जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो सक्सेस रेट है बहुत कम है। तो जब भी आप किसी ऐसे काम के लिए जाएं जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो ये तो एक रीज़न हो गया कि प्लान बी क्यों होना चाहिए, क्योंकि फेल्योर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, पेपर अनप्रेडिक्टेबल है। इसके अलावा और भी रीज़न है। अगर आप अनप्रिडिक्टेबल पेपर में बैठने की कोशिश करेंगे तो वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो होते हैं जिनके पास प्लान बी होता है। अगर कोई डॉक्टर इसकी तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि अगर एग्जाम नहीं निकलेगा वो डॉक्टर बन जाएगा और पैसे कमा सकता है, फैमिली चला सकता है। कोई इंजीनियर है जिसके पास सॉफ्टवेयर ये सब की डिग्री है, वो कर लेगा। कोई इंसान है जिसके पास पीएचडी है या जिसने सोशल वर्क का करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान से बेटर है जिसने ज़िंदगी में केवल ग्रेजुएशन करा है, वो भी बहुत अच्छी जगह से नहीं, इंटरव्यू में नंबर कम मिलेंगे। साथ ही साथ उसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो वो हमेशा जब पेपर देने जाएगा वो डर के साथ जाएगा कि अगर यार ये पेपर खराब हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इस रीजन से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास प्लान बी तो होना ही चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं कि प्लान बी बनाने के तरीके कौन से हो सकते हैं, आपका बेहतर प्लान बी कौन सा हो सकता है।
तो एक अच्छा प्लान बी कौन सा है और उसको सबसे बढ़िया तरीके से कैसे आप अरेंज कर सकते हैं? एक अच्छा प्लान बी वो है जो आपके प्लान ए के साथ कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो। मतलब हम आप यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर आपका प्राइमरी गोल है यूपीएससी, तो उसके अराउंड होना चाहिए। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिसी मेकिंग वाला जितना डोमेन है, लॉ वाला जितना डोमेन है, उसके जितना नजदीक रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपको यूपीएससी करना है तो इंटरेस्ट तो होगा ही ना कि आपको यूपीएससी करना है। तो एक तो बात यह है कि जो भी आपका प्लान बी है, कोशिश करें कि वो अलाइन करे आपके यूपीएससी के हिसाब से। ये ना हो कि प्लान बी ही प्लान ए बन जाए और आपका ये गोल पिछड़ जाए। ये भी एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बातें करते हैं 3 स्टेज का, कि जब आप तैयारी करने वाले हैं उसके पहले आप प्लान करने वाले हैं कि आप तैयारी करेंगे, उसके पहले कौन से डिसिप्लिन आप कर सकते हैं। तो जब भी आप तैयारी करने का प्लान बना रहे हो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th से ही तैयारी करने लग जाते हैं। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप 12th से तैयारी करें। आप अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, डीयू है, जहाँ भी आपको बेस्ट कॉलेजेस लगते हैं। अगर आपको सोशल साइंस करना है आप डीयू आ सकते हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है आप आईआईटी जा सकते हैं, अगर आपको मेडिकल करना है तो एम्स और ये सब जा सकते हैं। तो पहले ही बेटर प्लान करो और ये देखने की कोशिश करो कि ऐसा कोर्स हो जो करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बेहतर मिल पाए। अब वो अलग अलग कोर्स है, मेडिकल लाइन में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बहुत भीड़ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे नीट और इसके थ्रू जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जॉब मार्केट क्रंच करने वाला है। इंजीनियरिंग की बात करूं वो एक अच्छा बैकअप हो सकता है, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो सोशल साइंसेस में खासतौर पर अगर पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, तो ये यूपीएससी में भी मदद करता है। और अगर आप डीयू और अच्छी जगह से करते हैं तो आप डेवलप भी होते हैं, तो वो भी एक अच्छा मीडियम हो सकता है अगर आप तैयारी करते हैं। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि जो आप लोग 12th करने के बाद सीधे मुखर्जी नगर, ओआरएन और वहां जाके तैयारी करते हो, कोचिंग ज्वाइन मत करना। अगर आपको एक अच्छा बैकअप चाहिए, अच्छा बैकअप कोचिंग नहीं होता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीवी, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई करी, मुझे जॉब दे दो। आप बोलोगे कि मैंने डीयू से, यहाँ से, इस कॉलेज से पढ़ाई करी है, जैसे मैंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करी है, मैंने एमफिल करा है, या मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर, ये बोलने की कोशिश करोगे ना। तो सबसे अच्छा है अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो और कॉलेज अच्छे से करो, ग्रेजुएशन अच्छे से करो। और वो यूपीएससी भी चाहता है, वो जब अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाता है तो चाहता है कि आप डिसिप्लिन में इंटरेस्ट लें। इस बार एक सवाल आया था नोबेल प्राइज विनर के बारे में, कि उनकी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने क्या योगदान दिया, कहाँ से पढ़े, और ये सब होना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये इसका क्या फायदा है। भाई आप क्रिकेटर्स के बारे में एक ही चीज जानते हैं, वो किसको डेट कर रहा है, किसको डेट नहीं कर रहा है। आप इतने बड़े इंसान के बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये सब जानना चाहिए। तो ये बातें भी हैं कि वो चाहते हैं कि आप दुनिया को नए तरीके से देखें। और जो बच्चे नए तरीके से देखने का तरीका है कि आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें, आप अलग अलग जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करें, जो कंप्लीट पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है उसके ऊपर फोकस करें, उसके लिए मैं बोलूंगा कि कॉलेज ज्वाइन करो। डीयू, जामिया, जेएनयू जो मिल रहा है वो ज्वाइन करो। लैंग्वेज का कोर्स करना है जेएनयू जाओ। डीयू सोशल साइंसेज करने के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी हैं, कलकत्ता में है, जो भी आपको बेस्ट लगती हैं, बीएचयू है और यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करो। इंजीनियरिंग करना है तो आप आईआईटी और वहाँ जाने की कोशिश करो। क्लैड करने की कोशिश करो। अगर किसी को लॉ करना है तो ये सारे एग्जाम्स को फोकस करो। जब आप आईएएस प्लान करते हैं तो आईएएस 12th के बाद से नहीं कि आईएएस कर लूंगा। अगर 12th के बाद से ही आईएएस करना होता तो जो बनाने वाले हैं वो बोल देते कि भाई 12th के बाद से आईएएस करना है। वो तो बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा डेवलप कर जाएं, 21 साल के हो जाएं, चीज़ें जो सीखनी है वो सीख जाएं। तो आपको पहला करना है कि कोचिंग नहीं जाना है, आपको इस तरह के डिसिप्लिन लेने हैं। उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए। बहुत बार जब आप 12th कर रहे होते हैं तभी डिसाइड कर लेते हैं कि आईआईटी जाना है, नीट जाना है, जो करना है सोशल साइंसेस है, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वहां जाने की कोशिश करो। इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां जाने की कोशिश करो। और वो टैगलाइन मैटर करता है। अगर कोई बोलेगा कि आपका कॉलेज जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मैटर नहीं करता, वो झूठ बोल रहे हैं। आप जाके बोलो कि आपने 3 साल कुछ नहीं करा, आप एक रैंडम कॉलेज से पढ़े हैं और आप कोचिंग करते हैं। और आप बोलो कि आप हिंदू कॉलेज से पढ़े हो, आप आईआईटी से पढ़े हो, आप जेएनयू से पढ़े हो, आप बीएचयू से पढ़े हो, उसका फर्क पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बात गलत है तो जाके जो भी आपके फैकल्टीज हैं उनसे पूछने की कोशिश करो कि इंटरव्यू के नंबर में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और इंटरव्यू के साथ साथ जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अगर आप डीयू का सिलेबस उठा के देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, वो यूपीएससी के ऑप्शनल से मिलता जुलता है। नीट वाला जो है अगर आप एमबीबीएस करते हैं आपके ऑप्शनल के नज़दीक हो सकता है। जो भी आप करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के नज़दीक ले जाएगा। और अगर आप सोशल साइंसेस में करते हैं तो एसे राइटिंग में, एथिक्स में भी मदद होती है। तो ओवरऑल जब आप प्लान कर रहे हो तब कौन सा प्लान बी हो सकता है वो आपको सोचना है। और उस समय वो प्लान ए होना चाहिए। जब भी आप कॉलेज करने की कोशिश करो आपको फर्स्ट ईयर से तैयारी नहीं करनी। जब आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हो तो आप रेडी नहीं हो उस तैयारी के लिए, आपको पता नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप बस रट्टा मार रहे हो। जब आप पढ़ लोगे आपका ब्रेन थोड़ा डेवलप हो जाएगा, तब आप तैयारी कर सकते हैं और सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो पहले लेवल पे जो प्लान बी है उसमें हमेशा कॉलेजेस और इन चीज़ों को प्रेफर करो। कोचिंग की तरफ मत जाना, कोचिंग में क्वालिटी भी नहीं है। जो लोग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी दिन आईआईटी, डीयू और उनके प्रोफेसर से अच्छे नहीं है। ये एक रियलिटी है, मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको सुनने की कोशिश करो। अब बात करते हैं प्लान बी जो तैयारी के दौरान आपको कर रहे हैं। देखो प्लान बी आपने इसलिए बनाया है ताकि आप तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ और आपको हेल्प कर पाए एक बैकअप प्लान के तौर पे।
तो कभी भी जब आप तैयारी कर रहे हो, मान लो कि आपने कॉलेज कर लिया, उसके बाद आप तैयारी करने आए हैं 2 साल 3 साल, तो उस टाइम पे आपको हमेशा प्लान ए को प्रायोरिटी देना है। जो भी यूपीएससी की तैयारी है, बेसिक्स है, जीएस है, सिलेबस है, वो सारी चीज़ें पढ़ते रहना है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ बैकअप कोर्स कर पाएँ, कहीं ना कहीं किसी के साथ फ्रीलांस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उस दौरान मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ठीक है उस दौरान भी आप बहुत सारी चीज़ें करें। लेकिन अगर आपको कॉलेज आप कर रहे हैं, आपने बीए कर लिया अच्छे कॉलेज से, आपको मास्टर्स मिल रहा है जेएनयू और बाकी जगह से, या मास्टर्स डिग्री मिल रही है, और उस दौरान आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही से कवर करें तो एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे इनफ है यूपीएससी की तैयारी के लिए, और 2-3 घंटे आप मास्टर्स में लगा सकते हैं, प्रियोरिटी में रख सकते हैं, और दोनों में कहीं ना कहीं सिंक भी होता है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, तो पीएसआईआर का जो मटेरियल है और जो मेरे पॉलिटिकल साइंस का है वो काफ़ी हद तक सेम है। तो मेरा एथिक्स, मेरा पीएसआईआर और मेरा एसए, 3 चीज़ें बेहतर हो जाएंगी मास्टर्स से। तो प्लान बी जो है उसका जो सेकंड पार्ट है कि तैयारी के दौरान अगर आपको करना है, कॉलेज के बाद करना है, तो आप मास्टर्स के लिए जाने की कोशिश करें। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, खासतौर पे सोशल साइंसेज में बातें करूं। उसके साथ साथ स्टैट्स बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, ऐसे ऑप्शंस लेने की कोशिश करो। सोशल वर्क कुछ इंस्टीट्यूट जैसे टी से और बाकी जगह से, वहां से भी ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आप लॉ करते हैं तो आप एलएलएम और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिग्री इकट्ठा करना है, मैं इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब मार्केट में जिनसे आप कॉम्पीट करेंगे उनके पास एक एज होगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं करना है, यूपीएससी यही सब करना है, नहीं। आपको प्रियोरिटी पे रखना है यूपीएससी, लेकिन साइड में ये भी करते रहो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग इग्नू से कोर्सेज करते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, जेएनयू मिल जा रहा है, बाकी जगह मिल जा रहा है, तो आपको लेने की कोशिश करो। आपको हॉस्टल मिलेगा, आप पढ़ोगे भी, और साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मास्टर्स करा, बाद में पीएचडी में इनरोल हुई और बाद में यूपीएससी क्रैक भी करा है। तो जो सेकंड स्टेज है उस दौरान मैं बोलूंगा कि प्रियोरिटी पे अपना यूपीएससी रखो, लेकिन साइड में कुछ अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली बैकअप बहुत अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसके बाद जॉब है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो बातें हो गई कि तैयारी के पहले, तैयारी के दौरान। अब बात आती है कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए तो आपको क्या करना है। अटेम्प्ट खत्म होने के बाद जब आप सोचते हैं ना, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि फिर आप अच्छी पोजीशन पे नहीं है। जब आप पहले लेवल पे प्लान करते हैं, दूसरे लेवल पे प्लान करते हैं, तब आप इस पोजीशन पे रहते हुए प्लान करते हैं। लेकिन जब आपकी तैयारी खत्म हो गई है, फैमिली भी अब पूरी तरह से आपसे हो गई कि भाई इतना मेहनत करा, इतना पैसा लगाया, नहीं हुआ, तब आप कैसे प्लान करते हैं, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो पहला है सही मेंटल स्पेस पे रहना है। लाइफ में एग्जाम एक पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो गया है, कुछ नहीं है, तो पहला बहुत बार आप कोचिंग मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा पे कर रहे हैं, आपके पास चांसेस हैं थोड़ा सा ग्रो करने के, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा कोर्स करने की कोशिश करो, प्राइवेट में जो जॉब्स हैं जहाँ आपका स्किल बेस्ड मैच हो पाए, वो करने की कोशिश करो। अगर आपने इंटरव्यू और ये सब दिया है तो बहुत बार पीएसयूज और उन सब में मौका मिल जाता है। अगर आपने पीसीएसएम चीज़ों का दिया हुआ है तो जॉब में जाने की कोशिश करो। तब मैं नहीं बोलूंगा कि आप कोई नया कोर्स करने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है, आपके पास ऑलरेडी बीए है, और आप लग रहा है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि गो फॉर पीएचडी उस स्टेज पे। और अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में कोई कोर्स 1 साल का करके कुछ कर सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडर मैंने बताने की कोशिश करी कि प्लान बी क्यों होना चाहिए, पेपर कैसे है, यूपीएससी एग्जाम क्यों अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। उसके बाद मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई आपको शुरुआत में कैसे प्लान करना है, बाद में कैसे प्लान करना है, बीच में कैसे प्लान करना है, वो सारी चीज़ें। गोल ये है कि आप रियलाइज करो कि प्लानिंग ही की है। आप कल देश के लिए प्लान कर रहे होगे, तो आज आप खुद के लिए प्लान क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एक हिस्सा है, उससे आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, लेकिन करनी है, प्लान बना के करना है। तो प्लान बी सिक्योर रखो, प्लान बी अच्छा बनाओ और अच्छे से प्लान करके रखो। आप यूपीएससी के लिए जाते हो, 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे देते हो कोचिंग में, बिना प्लान के। 12th के बाद दे दिया, कॉलेज में आए दे दिया, ऐसे मत करो। टाइम लो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। अगर मेंटोरशिप चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो भी एकदम मिनिमल प्राइस पे, तो वो लेने की कोशिश करो। खुद से तैयार करो, प्लान बी तैयार करो, और प्लान बी और भी बेहतर हो सकते हैं। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे मैं प्लान बी के बारे में बातें करूंगा। ये वीडियो इसके बारे में था कि यूपीएससी के बाद क्या, या यूपीएससी का प्लान बी आप कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में लगातार इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। गोल ये है कि मैं आपको वो साइड दिखा पाऊँ जो बाकी लोग नहीं दिखाते। तो मैसेज करने की कोशिश करना जिसको वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, यूपीएससी इन सब का कोर्स चाहिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि यूपीएससी की तैयारी आप कितने साल से कर रहे हैं और आपका बैकअप प्लान क्या होने वाला है।